नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 382। आप कौन हैं? विमला अर्जुन को सहारा देने के लिए दौड़ी और चिंता से पूछा, छोटे चेन, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, माँ, क्या तुम्हें वह ताबीज याद है जो मैंने तुम्हें दिया था? जब तक तुम दोनों भाग नहीं जाते मैं इस व्यक्ति को रोक कर रखूंगा। भूत जेल का प्रवेश द्वार खोल दिया गया है। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे या कुछ हो जाए तो मेरा दिया हुआ ताबीज इस्तेमाल करना। तुम्हारा क्या हाल है छोटे चेन, तुम्हारा क्या हाल है? अगर विमला को पता था कि यह रहस्यमय बुरा आदमी उसके बेटे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चूंकि अब उनका परिवार फिर से एक हो गया था, इसलिए उन्हें इस संकट का सामना एक साथ मिलकर करना था। वे इस बोझ को अकेले अर्जुन पर नहीं छोड़ सकते थे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, चिंता मत करो, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये कहने के बाद उसने अपना शरीर तान दिया और दूरी पर खड़े रहस्यमय बूढ़े आदमी को घूरने लगा। बूढ़े आदमी, अगर मैंने तुम्हारी आध्यात्मिक कलाकृति को नष्ट कर दिया तो क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हारे लोगों को मार दिया तो क्या हुआ? अर्जुन के हृदय में क्रोध की आग भड़क रही थी। महामहिम, इस बच्चे की चालें बहुत अजीब हैं। मुझे संदेह है कि उसके पास कुछ खजाने हैं। हमें उसे मार डालना चाहिए, झाओ युनशेंग ने उत्साह से कहा। इस समय एक ठंडी आवाज पूरे सेल में गूंज उठी। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। एक हवा ब्लेड बाहर बह गया। तुम मेरे लोगों को मारना चाहते हो? सपने देखो। रहस्यमय बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन लहराए और पवन ब्लेड को नष्ट कर दिया। उसकी नज़र में इस चींटी का उसके सामने ऐसा करने की कोशिश करना हास्यास्पद था। अगर वह किसी को जिंदा रखना चाहता तो ग्रिम रीपर भी उसे नहीं मार सकता था। पवन धार के नष्ट हो जाने पर अर्जुन को जरा भी निराशा नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ये देखकर कि वह सुरक्षित है, झाओ युनशेंग का चेहरा क्रूर हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक तलवार बिजली की तरह हवा में फटी। ये ड्रैगन स्लेयर तलवार थी जो अभी दीवार में फंस गई थी। ड्रैगन स्लेयर तलवार कोई साधारण हथियार नहीं था। यह एक आध्यात्मिक हथियार था जो रक्त द्वारा अर्जुन से बंधा हुआ था, जिससे वह इसे नियंत्रित कर सकता था। उसकी हवा की धार तो बस एक धुआंधार थी। असल में वह ड्रैगन स्लेयर तलवार से हमला कर रहा था। झाओ युनशेंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार को अपना सिर काटते हुए देखा। उसका सिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर वही क्रूर भाव जम गया था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। खून जमीन पर बह रहा था। अगर मैं चाहता हूं कि वह मर जाए तो उसे मरना ही होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, रहस्यमय बूढ़े आदमी को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। उसका चेहरा बहुत गर्म हो गया था। रहस्यमय बूढ़े आदमी का चेहरा राख जैसा हो गया था। किसी ने कभी उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपनी बांह हिलाई और जमीन पर पड़ा एक भाला उसके हाथ में आ गया जैसे ही वह अर्जुन की ओर बढ़ा। ड्रैगन स्लेयर तलवार, आओ! अर्जुन ने क्रोध से दहाड़ते हुए एक भयानक वार किया। उसके प्रहार से भाला नष्ट हो गया, लेकिन उसी समय एक विनाशकारी शक्ति ने अर्जुन के शरीर पर प्रहार किया। अर्जुन ने मुंह में खून थूक दिया और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। अचानक उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह संसार कब्रिस्तान से संवाद कर रहा था। पिंगयांगहाई ने असहायता से अपना सिर हिलाया। इस लड़ाई के बाद मैं गायब हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव का अभ्यास करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा हमारी ताकत आपकी ताकत पर निर्भर करती है। वह बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है और मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके शरीर के साथ कितनी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। आज के बाद आपको जल्द से जल्द एकता के दायरे में प्रवेश करना चाहिए। दरअसल पिंगयांगहाई कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि वह आध्यात्मिक तावीज़ों के ताव को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अर्जुन को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हालांकि मौजूदा स्थिति ने उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। जब उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो वह हंस पड़ा। मेरे सामने इतना अहंकार दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ! द्वितीय कुछ ही देर बाद उसके हाथ से शक्ति की एक लहर निकली और एक तीखी तलवार में तब्दील हो गई जो ठंडी मारक क्षमता से भरी हुई थी। एक झटके में वह सीधे अर्जुन की गर्दन पर निशाना साधते हुए निकल गई। वह इस बच्चे का सिर काट देगा और इस तमाशे को खत्म कर देगा। ये देखकर ध्रुव मल्होत्रा अवचेतन रूप से अर्जुन के सामने चले गए। यद्यपि वे एक साधारण व्यक्ति थे, किंतु एक पिता के रूप में अपने बच्चे की रक्षा करने की प्रवृत्ति उनके डीएनए में समाहित थी। मैं तुम्हारे दोनों सिर ले लूंगा। रहस्यमय बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। तलवार दो हिस्सों में बंट गई और वह पिता और बेटे दोनों का सिर काटने ही वाला था कि अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। वह कैसी नजर थी! ये ठंडा, भावहीन और उदासीन था। इसने रहस्यमय बूढ़े आदमी को लगभग वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था और तुम्हें उसके परिवार को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी।
मैं उसके दिल में गुस्से को महसूस कर सकता हूँ। मैं भी गुस्से में हूँ, क्योंकि मेरे दाव की विरासत तुम्हारे आने से नष्ट हो गई। तुम मरने के लायक हो। कई अस्पष्ट शब्द बोले गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आवाज़ का लहजा पहले वाले युवक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अर्जुन की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह हजारों साल से जिंदा है। साल। जैसे ही दोनों तलवारें जमीन पर गिरने वाली थीं, अर्जुन के होंठ थोड़े से खुले और उसने एक सरल शब्द उगल दिया, नष्ट करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दोनों तलवारें टूटकर नष्ट हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। रहस्यमय बूढ़ा आदमी कुछ कदम पीछे भी हट गया, उसका चेहरा भय से भर गया। क्या उनके सबसे शक्तिशाली हमले को इस युवक ने इतनी आसानी से नष्ट कर दिया? दूसरे पक्ष ने केवल एक ही शब्द बोला था और अपना शरीर भी नहीं हिलाया था। ये कैसे संभव हुआ? रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति का हृदय उथल पुथल हो रहा था और उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थीं। तभी अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और एक आध्यात्मिक ताबीज प्रकट होकर किनारे की ओर चला गया। स्विश! पलक झपकते ही ताबीज लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और चट्टान जैसी ठोस दीवारों को भेद दिया, जो किसी तरह तुरंत ढह गईं, और प्रवेश द्वार तक सीधा रास्ता खुल गया। पहले तुम लोग जाओ, इस रास्ते से भूत जेल से निकल जाओ। अर्जुन का स्वर शांत था। विमला और ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा क्यों बदल गया है। विमला ने सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हुए ध्रुव मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया। तियानझिंग, चलो, अगर हम यहाँ रहे तो हम लिटिल चेन पर बोझ ही बनेंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। उन्होंने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अर्जुन द्वारा खोले गए रास्ते पर चल पड़े। जल्द ही केवल रहस्यमय बूढ़ा आदमी और अर्जुन ही बचे। आप वास्तव में कौन हैं? रहस्यमय बूढ़ा आदमी अंततः अपने सदमे से उबर गया। उसे पूरा यकीन था कि सामने वाला व्यक्ति पहले वाला बच्चा नहीं था। चाहे आभा हो या चाल ढाल, ये वही व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उसे इस व्यक्ति से खतरा भी महसूस हुआ। अर्जुन ने उपहास किया, हालांकि मेरी शक्तियां सीमित हैं और मैं उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे किए की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। एक क्षण बाद अर्जुन की आकृति चमक उठी और उसके पीछे एक छवि बन गई। उसने अपने हाथ में एक आध्यात्मिक ताबीज लिया और उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी घृणा को एक तरफ रख दिया और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए अर्जुन पर एक मुक्का मारा। जमीन हिल गई और पूरा भूत जेल सदमे की लहरों से हिल गया, जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इससे पता चलता है कि ये दोनों कितने डरावने थे। अध्याय 383 2। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। जब प्रघात तरंगों से उठी धूल और धुआं शांत हो गया तो अर्जुन और रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति की आकृतियां एक बार फिर दिखाई देने लगीं। दोनों की तुलना करने पर रहस्यमय बूढ़े आदमी की हालत बहुत दयनीय थी। उसके मुंह के कोने से खून के निशान रिस रहे थे। मुझे मत बताओ कि तुम भी कुनलुन पर्वत से आते हो। जब अर्जुन उसके सामने आए तो रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की बातें बीच में ही रुक गईं। पा सच्ची क्यूई से भरी हथेली ने बूढ़े आदमी को लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर धकेल दिया। उसे रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद हथेली उसके चेहरे पर आकर गिरी और उसे पीछे धकेल दिया, जिससे उसके चेहरे पर एक लाल निशान बन गया। भाड़ में जाओ। किसने सोचा होगा कि उनके जैसे स्तर और ताकत वाले एक विशेषज्ञ को एक युवक द्वारा थप्पड़ मारा जाएगा। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। उसने खुद से कहा, अगर यह शरीर बुरी तरह से घायल न होता और इसमें बहुत ज्यादा सच्ची क्यूई न होती तो शायद मेरे थप्पड़ ने उसे मार डाला होता। कितनी अफसोस की बात है। जब अर्जुन खुद से ये सब कह रहा था तब बूढ़ा आदमी आखिरकार अपने होश में आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अपने जीवन काल में उन्हें इस तरह का अपमानित किया गया था। कभी नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन आज तुम्हारा सिर मेरा है। बूढ़े व्यक्ति ने दहाड़ते हुए अपनी उंगली से रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे अपने माथे पर दबा लिया। लगभग तुरंत ही उसकी आभा शक्ति से भर गई। अजेय गति के साथ वह अर्जुन के सामने आ पहुंचा। वह एक क्रूर पशु की तरह था जो अपने विषदंतों को बाहर निकालकर अर्जुन को काटना और टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसके हाथ में छड़ी दिखाई दी। यह एक दुर्लभ हथियार था जो आमतौर पर हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब उसने इसे हिलाया तो लकड़ी का आवरण उतर गया और एक तेज हथियार दिखाई दिया। यह हथियार थोड़ा अजीब था। ये तलवार, भाला या कृपाण जैसा नहीं दिखता था। ऊपर और नीचे दोनों सिरे अत्यंत तीखे और दांतेदार थे। जिसने भी मेरा हथियार देखा है वह मर चुका है और आप भी इसका अपवाद नहीं होंगे। उसने वह अजीब हथियार सीधे अर्जुन पर फेंका। ये स्पष्ट था कि यह हथियार एक आध्यात्मिक कलाकृति थी। बेटे, मेरे हाथों मरने से तुझे नरक में डींग मारने का अधिकार मिलेगा। चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद मैं तेरे माता पिता को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। भले ही आप कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञ हों, फिर भी आप मर जाएंगे। ये प्रहार ग्रिम रीपर की दरांती की तरह था जो अर्जुन की जान लेने के लिए तैयार था।
उसने एक अदृश्य दबाव भी बनाया था जिसने अर्जुन की हरकतों को रोक दिया था। बूढ़े आदमी के दृष्टिकोण से भले ही अर्जुन की मृत्यु न हुई हो, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जैसे ही आक्रमण होने वाला था, अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में एक ताबीज प्रकट हुआ। आध्यात्मिक ताबीज से निकले हुए धागे उसकी बांह पर लिपट गए और उसके चारों ओर प्रकाश की किरणें बहने लगीं। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, कुनलुन पर्वत। जब मैं पिंगयांगहाई अपने चरम पर था तो कुनलुन पर्वत मेरे समय के लायक भी नहीं थे। अगर मैं चाहता कि वे नष्ट हो जाएं, तो वे नष्ट हो जाएंगे। जब बूढ़े आदमी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। पिंगयांगहाई, वह कौन था? इस आदमी ने सचमुच कहा कि वह कुनलुन पर्वत को नष्ट कर सकता है। क्या वह बहुत ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा था? वह अपने आप को क्या समझता था? ये व्यक्ति संभवतः हुआक्सिया के नंबर 1 मार्शल कलाकार के जूते पहनने के भी लायक नहीं था। जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधे, उसने देखा कि उस पर हमला हो गया। अर्जुन ने पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। नहीं, यह एक उंगली थी। उसने अपनी उंगली हथियार की नुकीली नोक की ओर उठाई। बूढ़े आदमी के लिए यह मौत को दावत देने जैसा था। वह किसी और से बेहतर जानता था कि उसके हमले में कितनी ताकत है। उंगली की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड के लोहे से बनी आध्यात्मिक कलाकृति भी इसे रोकने में सक्षम नहीं होगी। भिन्न भिन्न। लेकिन इस समय कुछ अजीब हुआ। अर्जुन की उंगली बूढ़े आदमी के हथियार को छू गई और चिंगारियां चमक उठीं। उसका हथियार वैसे ही रोक दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हथियार दलदल में फंस गया हो। इस घुटन भरे माहौल में उसके हथियार का उससे संपर्क टूट गया। ये दृश्य देखकर बूढ़े आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये कैसे संभव हो सकता है? उसका आक्रमण पहले कभी असफल नहीं हुआ था। तुम्हारा हथियार मेरे लिए रद्दी धातु के ढेर से अलग नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने हथियार पकड़ लिया और एक अन्य ताबीज का प्रयोग किया। कच! हथियार को तोड़कर रद्दी धातु के ढेर में बदल दिया गया और अर्जुन ने लापरवाही से उसे एक कोने में फेंक दिया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम्हें विदा करता हूँ। अर्जुन की छवि अचानक उस बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गई और उसने अपनी हथेली से वार किया। एक भयानक दरार के साथ बूढ़े आदमी का हाथ टूट गया। ताज़ा खून बह निकला और मांसपेशियों के नीचे हड्डियां भी देखी जा सकती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह उड़ गया। ये ताकत! बूढ़ा आदमी असहाय होकर केवल देख सकता था क्योंकि अर्जुन ने उस पर फिर से हमला किया। वह वास्तव में एकमात्र क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के लड़के के हाथों मरने जा रहा था। बूढ़े ने आंखें चौड़ी करके मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुंह में भरे खून के कारण उसकी सारी बातें अस्पष्ट हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। उफ, भागने के बारे में सोचना भी मत। दरअसल हम 2 लोग आए थे। हा। ये शब्द कहने के बाद ऐसा लगा जैसे बूढ़े व्यक्ति की सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसने एक अनिच्छुक दहाड़ लगाई जिसे केवल वही सुन सकता था। ठंडी हवा सीटी बजा रही थी और खून की बदबू हवा में भर गई थी। बस बची थी तो लाश के ऊपर गर्व से खड़े अर्जुन की छवि। ऐसा लग रहा था जैसे दृश्य वहीं जम गया हो। अध्याय 384 अपहरण। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। रहस्यमयी बुजुर्ग की देखभाल करने के बाद पिंगयांगहाई ने शव का नियंत्रण अर्जुन को वापस दे दिया। इस समय उसकी छायादार आकृति धुंधली, लगभग पारदर्शी थी। वह जितनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करता, उतनी ही तेजी से वह लुप्त हो जाता। संसार कब्रिस्तान के सभी प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए भी यही बात थी, क्योंकि वे सिर्फ दिव्य आत्माएं थीं। इस समय अर्जुन भी जाग गया और रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के मरने से पहले कहे गए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी चोटों को अनदेखा करते हुए जेल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 विशेषज्ञ यहाँ आएंगे। अच्छा नहीं, उसके माता पिता खतरे में हो सकते हैं। हवा का एक झोंका अचानक भूत जेल के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर आया और वह जितनी तेजी से हो सकता था वहां पहुंचा। उसी समय ध्रुव मल्होत्रा और विमला पहले ही बाहर आ चुके थे। विमला ने अर्जुन द्वारा दिया गया ताबीज अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। एक महिला की अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होती है और उसे लगता था कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी दिखती हैं। ये प्रबल पूर्वाभास उसके वंश से आया था और हमें ये याद रखना चाहिए कि उसके वंश और प्रतिभा के जागरण ने हुआक्सिया के पूरे मार्शल आर्ट जगत को चौंका दिया था। ये बहुत ही असाधारण था। दुर्भाग्य से उसे खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो उसके वंश और प्रतिभा को बर्बाद करने के बराबर था। इस प्रकार उसका एकमात्र मूल्य अपने वंश को आगे बढ़ाने में था। यही कारण है कि जब उसके पिता को पता चला कि उसने ध्रुव मल्होत्रा से शादी की है और गर्भवती भी है, तो वह बहुत क्रोधित हो गया। हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में रक्त और आध्यात्मिक जड़ें मार्शल कलाकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वे मार्शल आर्ट परिवार को पीढ़ियों तक समृद्ध बना सकते हैं। उसका बड़ा भाई भी ऐसा ही था। उनकी असाधारण रक्त वंशावली और आध्यात्मिक जड़ों के कारण उन्हें कुनलुन पर्वत के एक विशेषज्ञ द्वारा एक संप्रदाय में भर्ती किया गया था।
हालांकि उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी ताकत बिल्कुल भयानक थी। इसके अलावा क्योंकि उसका बड़ा भाई कुनलुन पर्वत पर था, जियांग परिवार की स्थिति और प्रभाव बढ़ गया और बहुत कम ताकतें उनके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत रखती थीं। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा और विमला प्रवेश द्वार से बाहर निकले, उन्होंने ताज़ी हवा में सांस ली, जो उन्हें बहुत दिनों से नहीं मिली थी। इधर उधर देखने पर विमला को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक विश्वविद्यालय है। हालांकि इससे पहले कि वे खुश हो पाते, वे वहीं रुक गए और उनके शरीर लगभग अकड़ गए। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं जब उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उनका रास्ता रोके खड़ा था। ये बूढ़ा आदमी भूत जेल में बंद आदमी से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। वे निश्चित रूप से रिश्तेदार थे, यहाँ तक कि उसकी गर्दन पर टैटू भी वही था। तुम लोग यहाँ बाहर क्यों हो? ज़ेंग तियानक्सियोंग कहाँ है? बूढ़े आदमी ने विमला और ध्रुव मल्होत्रा को दिलचस्पी से देखा। ये बूढ़ा आदमी ज़ेंग तियानकी था, जो उस बूढ़े आदमी का छोटा भाई था जो भूत जेल में प्रवेश कर गया था। वे दोनों कुनलुन पर्वतों में ज़ेंग के दो निरपेक्ष के रूप में जाने जाते थे और वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे अनगिनत लोगों को क्रूरता से मारने के लिए कुख्यात थे। इसके अलावा उनके पीछे एक शक्तिशाली गुट था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें उकसाए। विमला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि ज़ेंग तियानकी का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके भाई के साथ उसका संबंध टूट गया था। गुस्से में उसने ध्रुव मल्होत्रा पर हमला करने के लिए अपने हाथ को पंजे की तरह मोड़ लिया। लगता है तुम दोनों की उस बच्चे से मिली भगत है। अगर ऐसा है तो यहीं मर जाओ। विमला ने अब और संकोच नहीं किया, उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। तियानझेंग, उसकी उंगली से रक्तसार की एक बूंद निकली और ताबीज पर जा गिरी। रोशनी टिमटिमाने लगी और ताबीज जल गया। आग की लपटों में से एक बड़ा सा भ्रमकारी भेड़िया बाहर निकल आया। विशाल भेड़िए ने ज़ेंग तियानकी को कुछ समय के लिए रोक दिया। विमला ने जल्दी से ध्रुव मल्होत्रा का हाथ पकड़ा और दूसरी दिशा में भाग गई। चलो भागते हैं। वह समझ सकती थी कि उसके पति को दर्द हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि ध्रुव मल्होत्रा कृत्रिम पैर का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वह बहुत तेज या बहुत दूर तक नहीं भाग सकता था। तियानझेंग, रुको। प्रिय, अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम पहले चले जाओ। छोटे चेन को तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसी बातें मत करो। हम हर तरह के तूफान से गुजरे हैं, हम इस तूफान से भी बच निकलेंगे। वे दोनों और तेज दौड़ रहे थे। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद ज़ेंग तियानकी ने आखिरकार उस भ्रामक विशाल भेड़िए से छुटकारा पा लिया। उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उन दो आकृतियों को देखा जो दूर गायब हो गई थीं, वह हंस पड़ा। उसके पैरों के नीचे सच्ची क्यूई इकट्ठी हो गई और वह पलक झपकते ही उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या दो मामूली चींटियां मुझसे बच सकती हैं? कुछ ही सेकंड बाद ज़ेंग तियानकी के हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर वार किया। ये तलवार का वार उसके बर्फीले क्रोध से भरा हुआ था। जैसे ही तलवार जमीन पर गिरने वाली थी, काले कपड़े पहने एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। बड़े ज़ेंग, कृपया उन्हें छोड़ दें, मैं उनमें से एक को जीवित चाहता हूँ। ज़ेंग तियानकी की तलवार हवा में लटकी हुई थी और तलवार की तेज हवा ने विमला के बालों के कई हिस्से काट डाले। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे काले कपड़े वाले आदमी को पहचानते थे। यह कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत लिन था, वही व्यक्ति जो उस समय क्लाउड लेक मैनर में उन्हें मारना चाहता था। हालांकि इंद्रजीत लिन शायद अपनी साधना के कारण काफी युवा दिखते थे। ज़ेंग तियानकी ने जब इंद्रजीत लिन को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? इंद्रजीत लिन मुस्कुराया और अपनी काली शर्ट के बटन खोले। उसकी छाती पर एक टैटू था। टैटू दरअसल एक लाल दरवाजे का था जिस पर प्राचीन पाठ खुदा हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ेंग तियानकी की गर्दन पर था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी प्रकार के गुट का प्रतीक है। ज़ेंग तियानकी के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसी गुट के किसी व्यक्ति को देखकर उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और पूछा, तुम्हें कौन चाहिए और किस लिए? इंद्रजीत लिन मुस्कुराए, मुझे वह आदमी चाहिए। उसके पास कुछ ऐसा है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं कोई नतीजा पाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने उसे फिर से मेरे पास पहुंचा दिया है। चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। वह जिंदा रहेगा, लेकिन जो कुछ वह अनुभव करेगा उससे वह मौत की कामना करेगा। ज़ेंग तियानकी की आंखें सिकुड़ गईं, उसका हाथ कांप उठा और एक झटके ने ध्रुव मल्होत्रा को बेहोश कर दिया। तियानझेंग, विमला ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन ज़ेंग तियानकी के आध्यात्मिक दबाव ने उसे रोक दिया। उसे जाने दो, नहीं तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। इंद्रजीत लिन मुस्कुराए और बोले, उसे ले जाओ। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी अंधेरे से निकला और बेहोश ध्रुव मल्होत्रा को अंधेरे में ले गया। इंद्रजीत लिन, अगर तुमने मेरे पति को छूने की हिम्मत की तो लिटिल चेन और मैं तुम्हें एक भयानक मौत देंगे। मैं जियांग परिवार से आगे बढ़ने के लिए कहूंगी और मैं अपने बड़े भाई से मदद के लिए कुनलुन पहाड़ों से बाहर आने की भीख मांगूंगी, विमला चिल्लाई। अध्याय 385 रोष।
अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हालांकि इंद्रजीत लिन विमला की धमकी से अप्रभावित थे। आखिर उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। इंद्रजीत लिन, तुम एक भयानक मौत मरोगे। तुम मूर्ख। उसके परिवार के लिए फिर से एकजुट होना आसान नहीं था, इसलिए अपनी आंखों के सामने अपने पति को दूर होते देखना असहनीय था। उन्होंने अभी तक अर्जुन के साथ कोई समय भी नहीं बिताया था। इंद्रजीत लिन ने एक पल के लिए रुककर उदासीनता से कहा, विमला, तुम्हारी धमकियां निरर्थक हैं। तुम्हें जियान परिवार ने निकाल दिया है, इसलिए वे तुम्हारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तुम्हारे बेटे के बारे में क्या? चूंकि वह तब नहीं मरा था, इसलिए अगर वह मुझे ढूंढने की हिम्मत करता है तो मैं उसका काम खत्म कर दूंगा। इसके अलावा, हालांकि जियान परिवार राजधानी में एक शीर्ष परिवार है, लेकिन यह मत भूलो कि मेरा लिन परिवार जियान परिवार से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अन्यथा, जब मैंने तुम्हारे परिवार को नष्ट किया तो जियान परिवार उदासीन क्यों रहा? वे निश्चित रूप से तुम्हारी दुर्दशा से अवगत थे, लेकिन हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थे। तुम्हारा बड़ा भाई कुनलुन पर्वतों में है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं भी कुनलुन पर्वतों से आया हूं। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब हुआक्सिया में मार्शल आर्ट की दुनिया लिन परिवार के नियंत्रण में होगी और मैं इस पर शासन करूंगा। इसके अलावा, ध्रुव मल्होत्रा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह मरेगा नहीं। अगर वह मुझे वह देने को तैयार है जो मुझे चाहिए, तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। अन्यथा तुम्हारा परिवार केवल नरक में ही फिर से मिल पाएगा। इतना कहकर इंद्रजीत लिन अंधेरे में गायब हो गया। गायब होने से पहले अंधेरे से इंद्रजीत लिन की ठंडी आवाज सुनाई दी, बड़े ज़ेंग, इस औरत का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, बस उसे मार डालो। ज़ेंग तियानकी ने अंधेरे में नजर डाली और फिर उसकी नजर विमला पर पड़ी। उसने व्यंग्य किया, तो तुम ही हो हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में उस चौंकाने वाले कांड की मुख्य पात्र, विमला। विमला को जियान परिवार से निकाल दिया गया था। यह एक बड़ी बात थी, इसलिए ये खबर ज़ेंग तियानकी के कानों तक भी पहुंची। विमला स्वर्ग की प्रिय पुत्री थी, एक सच्ची चुनी हुई। चाहे वह प्राचीन मार्शल आर्ट हो या साधना, जब तक वह इसमें प्रयास करती, वह एक अद्वितीय प्रतिभा बन जाती। हालांकि अपनी हठधर्मिता के कारण विमला ने स्वर्ग से प्राप्त उपहारों को बर्बाद कर दिया था। उस घटना ने न केवल हुआक्सिया के मार्शल आर्ट जगत को झकझोर दिया, बल्कि कुनलुन पर्वत और हुआक्सिया के बीच यात्रा करने वाले मार्शल कलाकारों ने भी इसके बारे में सुना था। विमला ने ज़ेंग तियानकी को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन आज तुम्हें अपने कार्यों के लिए दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। हम्फ, ज़ेंग तियानकी ने नाक भान से कोड़ी, एक मरा हुआ व्यक्ति मुझे धमका नहीं सकता। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। वास्तव में, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा सिर जियान परिवार को सौंप दूंगा। कुछ ही सेकंड बाद ज़ेंग तियानकी की तलवार जियान रॉन की गर्दन की ओर बढ़ी। जैसे ही विमान उतरने वाला था, एक व्यक्ति तेजी से उसकी ओर आया। यह अर्जुन था। जिस क्षण अर्जुन भूत जेल से बाहर निकला, उसने देखा कि ज़ेंग तियानकी उसकी मां पर हमला करने वाला था। वह क्रोधित हो गया और उसके हाथ से एक आध्यात्मिक तीर निकल गया। उसने ज़ेंग तियानकी पर ड्रैगन स्लेयर तलवार भी फेंकी। दो ठंडी किरणें ज़ेंग तियानकी की ओर बढ़ीं, खून का स्वाद चखने के लिए उत्सुक। डिंग, दोनों हथियार ज़ेंग तियानकी की तलवार से टकराए और उसे उड़ा दिया। वह कुछ देर तक हवा में घूमती रही और फिर बेतरतीब ढंग से जमीन में धंस गई। ज़ेंग तियानकी का हाथ झटके से पीछे हट गया। उसने स्वाभाविक रूप से अर्जुन की उपस्थिति पर ध्यान दिया और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही बच्चा था जिसने उसके भाई को मार डाला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़ेंग तियानक्सियोंग उससे अधिक शक्तिशाली था, जिसका मतलब था कि अगर वह इस बच्चे से लड़ता तो वह नुकसान में होता। इसलिए भले ही वह गुस्से में था, फिर भी उसने पक्ष विपक्ष को तौलने के बाद जाने का फैसला किया। वह अभी भी बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसे एक और मौका तलाशना होगा। कम से कम उसे पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चारों ओर काला कोहरा छा गया और वह अंधेरे में भाग गया। अब जाने की कोशिश कर रहे हो, इसके बारे में सोचना भी मत। ड्रैगन स्लेयर तलवार उड़कर अर्जुन के हाथ में आ गई। इस समय अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं और उसकी भुजाओं की नसें उभरी हुई थीं। उसने बहुत सारी गोलियां निगल लीं और उसके डेंटियन से सच्ची क्यूई की धाराएं निकलने लगीं। मुझे अपना जीवन दे दो। एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपनी सारी सच्ची क्यूई को ड्रैगन स्लेयर तलवार में डाल दिया। वह प्रकाश से भर गया और तीव्रता से कंपन करने लगा। अर्जुन की आंखें पागलपन से भर गईं। जो कोई भी उसके माता पिता के लिए खतरा पैदा करता था, उसे मरना पड़ता था, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, अन्यथा अंतहीन मुसीबतें होंगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर टूटने की कगार पर है। हालांकि साथ ही यह एहसास भी मजबूत हो रहा था कि वह टूटने वाला है। एकता का क्षेत्र केवल एक कदम दूर था। इस समय उसने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और अपना जीवन रून निकाला। फिर ड्रैगन स्लेयर तलवार उड़ गई, साथ में रक्त ड्रैगन भी था।
रक्त ड्रैगन ने ड्रैगन स्लेयर तलवार के चारों ओर कुंडली मार ली, जिससे उसे शक्ति मिली और वह अजेय गति के साथ ज़ेंग तियानकी की ओर उड़ गया। ज़ेंग तियानकी को अपने पीछे हत्यारी मंशा का आभास हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। उसने उसे अपने सामने बढ़ाया और अचानक लाल दरवाजे की छाया घनीभूत हो गई। ये टैटू उसकी गर्दन पर बने टैटू जैसा ही था। एक बार जब ये प्रकट हुआ तो इसमें एक रहस्यमय शक्ति उत्पन्न हुई जिसने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। टकराना। ड्रैगन स्लेयर तलवार लाल दरवाजे से टकराई और जेड पेंडेंट टूट गया। लाल दरवाजा ढह गया। हालांकि ड्रैगन स्लेयर तलवार की शक्ति काफी कम हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जुन के रक्तसार, उसके जीवन रून और रक्त ड्रैगन द्वारा सशक्त एक हमला असाधारण होगा, इसलिए यह अभी भी ज़ेंग तियानकी के शरीर को भेद सकता है। ज़ेंग तियानकी का चेहरा मुड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका डेंटियन छेदा गया था। उसने खुद को मजबूर किया और लड़खड़ाते हुए अंधेरे में चला गया। हालांकि वह अभी भी जीवित था, लेकिन संभावना थी कि वह अपंग हो गया था। अर्जुन ने ज़ेंग तियानकी का पीछा नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर में थकान का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को हजारों चींटियां काट रही हों। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ गया और उसकी सफलता का संकेत उसके डेंटियन से बाहर निकल आया। अर्जुन ने बलपूर्वक अपनी बात दबा ली और अपनी मां की ओर देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी मां अकेली है। मां, पिताजी कहाँ गए? उसकी आवाज़ कमज़ोर और कांप रही थी। विमला चौंक गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका बेटा किस तरह के दबाव में है। एक मां होने के नाते जब उसने ये देखा तो उसका दिल दुख गया और वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ये सब सहे। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपने आंसू रोके और मुस्कुरा दी। छोटे चेन, पहले आराम करो, तुम उसे बाद में देखोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। हालांकि उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, पर वह अभी इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं था। पिंग कैंगहाई की कमजोर आवाज उसके मन में गूंजी, शिष्य, जल्दी करो और आगे बढ़ने के लिए कोई जगह ढूंढो। मैं गायब होने वाला हूँ। अध्याय 386 अकल्पनीय। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। अर्जुन अपनी माँ की ओर चला। उसके पैर शीशे के समान भारी थे। माँ, मेरे पास शिक्षकों के अपार्टमेंट में एक यूनिट है, चलो पहले वहां चलते हैं। विमला ने सिर हिलाया। उसने एक हाथ से अर्जुन को सहारा दिया और जहां उसने इशारा किया था वहां चली गई। जैसे ही वे दोनों झील से बाहर निकले, विमला रुक गई। कुछ ही दूरी से कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा आदमी उनकी ओर आ रहा है। विमला ने सहज ही अपनी सतर्कता बढ़ा दी। क्या इंद्रजीत लिन फिर से वापस आ गए? क्या इंद्रजीत लिन सचमुच अपने परिवार को नष्ट करना चाहता था? उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। इस समय अर्जुन की आंखों में भी ठंडी चमक थी। वह अंधेरे में उस आकृति को देखता था और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। अगर हालात बहुत खतरनाक हो जाते तो वह एकमात्र बची हुई समाधि को सक्रिय कर देता। हालांकि जल्द ही दोनों के बीच सुलह हो गई। वह जयंत जोशी थे। जयंत जोशी मार्शल आर्ट एरेना से भाग कर आए थे, बस ये देखने के लिए कि अर्जुन ठीक है या नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे उन्होंने देखा था, बल्कि उनकी बहन विमला भी थी जो भूत जेल में फंसी हुई थी। उसका शरीर लगभग पत्थर सा हो गया था। हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में एक अलिखित नियम था, जब तक कोई भूत जेल में फंसा रहेगा वह कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। कोई भी सेना भूत जेल से छेड़छाड़ करने के लिए योग्य नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या चल रहा था? विमला वास्तव में भूत जेल से भाग निकली थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय के भाव थे। फिर उसने यूं झील की दिशा में देखा। झील पूरी तरह सूख चुकी थी और जमीन फट चुकी थी। गड्ढे के बीच में एक बहुत बड़ा छेद था जिसमें अभी भी हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वह तुरंत समझ गया कि यह भूत जेल का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार खोल दिया गया था, बलपूर्वक। ये कैसे संभव हुआ? उसका हृदय व्याकुल था। हुआक्सिया में भूत जेल को अभेद्य माना जाता था और इसकी उत्पत्ति अत्यंत रहस्यमय थी। अधिकांश विशेषज्ञ चाहकर भी इसे ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। जेल में घुसना और बाहर निकलना तो और भी मुश्किल है। जयंत जोशी की चौंककर नजर अर्जुन पर पड़ी। वह समझ सकता था कि वह कितना कमजोर है। क्या ये सच है कि यह सब इसी बच्चे ने किया है? ये सोचते ही उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर हिलाया। अर्जुन की उम्र उसके सामने थी। भले ही वह प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके लिए अपनी वर्तमान साधना के स्तर और ताकत के साथ इस तरह की शक्ति को नियंत्रित करना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि उसे कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी की ठीक से जांच करनी होगी। उसके आने से पहले जरूर कोई बहुत गंभीर घटना घटी होगी, अन्यथा राजधानी में भूकंप आना असंभव होगा। विमला ने जयंत जोशी की उपेक्षा की और अर्जुन को दूर जाने में मदद की। विमला और अर्जुन के चले जाने के बाद जयंत जोशी ने एक गहरी सांस ली और फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। मैं इस समय कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी में हूँ। भूत जेल का प्रवेश द्वार खोल दिया गया है और मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। उच्च अधिकारियों को सूचित करें और उनसे कार्रवाई करने को कहें।
अगर अंदर मौजूद बंदी मरे नहीं होते और भागने में कामयाब हो जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। अपनी यूनिट में वापस आकर विमला ने अर्जुन को आराम करने के लिए लिविंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। छोटे चेन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है? अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। माँ, आपके बेटे ने पिछले कुछ सालों में कुछ चीजें सीखी हैं। चिकित्सा कौशल के मामले में मुझे हुआक्सिया में बेजोड़ माना जाता है। विमला ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। तुम अभी बकवास क्यों कर रहे हो? बेमिसाल, कोई बात नहीं, तुम अब भी मेरे बेटे हो। अगर कल सुबह भी तुम इतने पीले दिखोगे तो मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। विमला की नज़र में अर्जुन ने मार्शल आर्ट की राह पर ही ध्यान केंद्रित किया होगा। उसकी वर्तमान उपलब्धियां निश्चित रूप से अथक परिश्रम का परिणाम थीं। चूंकि उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था तो उनके पास चिकित्सा कौशल सीखने का समय कैसे हो सकता था? अर्जुन ने उसे सही नहीं किया। इसके बजाय उसने जल्दी से पूछा, वैसे तुम और पापा अभी साथ साथ बाहर निकले थे? उसके बाद वे कहाँ गए? विमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कोई बहाना बनाने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। लिटिल चेन, बैठो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, विमला ने जल्दी से कहा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तुम लिटिल चेन को ढूंढ रहे हो? विमला ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। विद्या कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला अर्जुन जैसी दिख रही थी। उसने कांपते हुए कहा, आंटी, मैं अर्जुन की सहकर्मी हूँ। मैं बगल में रहती हूँ। मैंने अभी यहाँ कुछ शोर सुना है, इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ आई हूँ। विमला ने विद्या की ओर देखा। वह पहले भी इस स्थिति से गुजर चुकी थी, इसलिए वह विद्या की भावनाओं को कैसे नहीं समझ पाए। छोटा चेन अंदर आराम कर रहा है, अंदर आ जाओ, विद्या ने हाथ हिलाया। आंटी, मैं इस समय आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा, मैं बगल में ही रहता हूँ। आंटी, अगर आपको और अर्जुन को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, विमला मुस्कुराए। आंटी, मेरे कमरे में पानी अभी भी उबल रहा है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। ये सुनकर अच्छा लगा कि अर्जुन ठीक है। इतना कहकर विद्या भाग गई। उसके मन में कई तरह के विचार कौंधे। अगर उसे पता होता तो वह मेकअप कर लेती। उसे उम्मीद थी कि वह अर्जुन की मां पर कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ेगी। विमला ने फिर दरवाज़ा बंद किया और वापस लिविंग रूम में चली गई। उसने अर्जुन से कहा, छोटे चेन, बाहर एक सुंदर लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। वह कहती है कि वह तुम्हारी पड़ोसी है। अर्जुन ने पानी का घूंट लिया और कड़वी मुस्कान दी। माँ, वह सिर्फ मेरी दोस्त है, कोई भी अनुमान मत लगाओ। वैसे पापा कहाँ हैं? विमला की आंखों में घबराहट के भाव उभर आए। उसने कुछ सेकंड सोचा और कहा, जब हम अभिभूत जेल से निकले थे तो घना कोहरा था और हम दोनों अलग हो गए थे। मैंने तुम्हारे पिता को ये कहते हुए सुना कि वह कुछ लेने के लिए रिवर सिटी वापस जा रहे हैं और बाद में वह हमसे मिलने के लिए राजधानी वापस आएंगे। चिंता मत करो, बस अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान दो। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है और मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे ठीक होने में खलल नहीं डालूंगी। ये कहने के बाद विमला ने अर्जुन को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया और एक कमरे की ओर चली गई। हालांकि अर्जुन को संदेह था, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जल्दी से अपने शरीर की स्थिति को समायोजित करे और फिर आगे बढ़े। उसे लग रहा था कि वह इस बार एकता के दायरे को भी तोड़ सकता है। जब विमला अपने कमरे में लौटी तो उसने मेज पर रखा मोबाइल फ़ोन उठा लिया। जब वह कमरे में पहुंची तो उसके चेहरे पर राहत का भाव पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह अत्यंत गंभीर भाव आ गया। उसने यह बात अर्जुन से इसलिए छिपाई क्योंकि वह अर्जुन को अच्छी तरह जानती थी। अगर अर्जुन को पता चला कि उसके पिता को इंद्रजीत लिन ले गया है तो वह निश्चित रूप से अपनी चोटों को नज़रअंदाज करेगा और लिन परिवार की तलाश करेगा। विमला राजधानी में पली बढ़ी थी, इसलिए वह मार्शल आर्ट की दुनिया और राजधानी की स्थिति को अपने बेटे से बेहतर जानती थी। लिन परिवार सरल नहीं था और यहाँ तक कि कुनलुन पर्वत से भी संबंधित था। इंद्रजीत लिन की छाती पर लाल टैटू भी था जो उसे उस स्थान से एक निश्चित शक्ति से जोड़ता है। एक माँ के रूप में वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा कोई और जोखिम उठाए। अध्याय 387 सफलता। विमला खिड़की से बाहर देखती रही और बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने मोबाइल फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। काफ़ी देर के बाद कॉल हुई। मैं विमला हूँ, किसी का इंतज़ाम करने में मेरी मदद करो, मैं जियान परिवार के पास जाना चाहती हूँ। लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड बाद एक बुजुर्ग आवाज़ ने जवाब दिया, मिस, आपके लिए ओल्ड मास्टर से मिलना असंभव है। विमला की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं और वह आगे कहती रही, भले ही वह मुझे देखना न चाहे, फिर भी मैं उसे देखना चाहती हूँ। बेशक मुझे जियान परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन जियान परिवार का खून अभी भी मेरी रगों में बहता है। साथ ही उससे पूछो कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई और उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था। जब फोन के दूसरे छोर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो वह हतप्रभ रह गया। ठीक है, मैं सिर्फ आपकी बातें ओल्ड मास्टर तक पहुँचाने में मदद कर सकता हूँ।
अगर ओल्ड मास्टर फिर भी आपसे मिलना नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। इसके बाद विमला ने फोन रख दिया। 10 सेकंड बाद उसने एक और कॉल किया। तुम्हें अब हुयान प्रांत में होना चाहिए, है न? मुझे उम्मीद है कि तुम राजधानी आ सकोगे। मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, जवाब में एक उत्तेजित और कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्होंने तीसरी कॉल जयंत जोशी को की। जयंत जोशी, कल सुबह 8 बजे मुझसे मिलने आना। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फोन के दूसरी ओर जयंत जोशी कड़वी मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूँ। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते? उस समय जब मुझे जियान परिवार से निकाल दिया गया तो मैंने अपना मन बदल लिया। अगर मुझे मजबूर न किया गया होता तो मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता। जयंत जोशी ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं हमेशा की तरह जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 फोन कॉल के बाद विमला गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में अब दृढ़ निश्चय की झलक दिख रही थी। वह 2 घंटे तक खिड़की के पास खड़ी रही। कोई नहीं जानता था कि उन 2 घंटों में वह क्या सोच रही थी, लेकिन अगर कोई वहां होता तो देखता कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे गंभीरता बढ़ती जा रही थी। 2 घंटे बाद वह क्रॉस लेग करके बैठ गई और साधना करने लगी। वास्तविकता से निपटने के लिए उसे समझौता करना पड़ा। इस दुनिया में समृद्धि की सतह के नीचे अंधकार और खून की प्यास छिपी हुई थी। जिस चीज का उसने दशकों तक विरोध किया था, इस पल वह उसके परिवार को बचाने के लिए उसका एकमात्र हथियार बन गया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसकी रक्तरेखा और आध्यात्मिक जड़ें नहीं बदली थीं। वह अभी भी हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ग विरोधी अस्तित्व थी। जब तक वह कोशिश करती रहेगी, वह बाकी सभी से बेहतर और मजबूत हो सकती है। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसकी और उसके पति की रक्षा की थी। वह नहीं जानती थी कि पिछले 5 सालों में उसने क्या क्या कष्ट झेले हैं, लेकिन वह उसे ये सब अपने ऊपर नहीं लेने दे सकती थी। उसे अपने बच्चे और पति की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। विमला के कमरे में प्रवेश करने के बाद लिविंग रूम में पिंगकेंगहाई की छायादार आकृति दिखाई दी। उसका शरीर लगभग पारदर्शी था, मानो वह लुप्त होने वाला हो। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो पैर मोड़कर बैठा था, और कहा, शिष्य, मैं मूल रूप से चाहता था कि मैं तुम्हें आध्यात्मिक ताबीजों का ताओ सिखाता रहूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम केवल अपने प्रयासों पर ही भरोसा कर सकते हो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, पिंगकेंगहाई ने कहा, हिलना मत। मैं बस कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज आप एकता के दायरे में प्रवेश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एकता के दायरे में प्रवेश करने के बाद अगले मकबरे से विशेषज्ञ आपको संसार कब्रिस्तान के बारे में कुछ बातें बताएगा। उस समय आप समझेंगे कि आपके कंधों पर कितना भारी बोझ है। हालांकि मैं एक दिव्य आत्मा हूं और यह कहना कठिन है कि मेरा मुख्य शरीर अभी भी मौजूद है या नहीं। मैं पिंगकेंगहाई और यहाँ मौजूद हर विशेषज्ञ आपको पूरे दिल से अपना शिष्य मानते हैं। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि मेरे गायब होने के बाद आप आध्यात्मिक तावीज़ों के दाव को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। अपने जीवन रून और रक्त ड्रैगन का अच्छा उपयोग करना याद रखें। अगर इन 2 चीजों को उनकी पूरी क्षमता तक पोषित किया जाए तो वे उस शक्ति को भी पार कर सकते हैं जो हम आपको प्रदान कर सकते हैं। उनकी क्षमता असीम है। शिष्य, मुझे आशा है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पिंगकेंगहाई ने अर्जुन के माथे की ओर इशारा किया। फिर उसका आकार पूरी तरह से गायब हो गया और प्रकाश की किरणों में बदल गया जो अर्जुन के माथे में धंस गईं। इस क्षण अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी सफलता आ गई है और उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी। मास्टर, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। अर्जुन ने दहाड़ते हुए 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक को सक्रिय किया। रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकल आया। जब उसकी आभा चरम पर पहुंची तो अर्जुन अचानक दहाड़ा, टूट जा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बार बार क्षेत्र की बाधा से टकराती थी और लगभग उसे तोड़ देती थी। एक पल में ऐसा लगा जैसे अर्जुन के शरीर के अंदर एक नई दुनिया खुल गई हो। हालांकि इस समय उसे अभी भी पूरी तरह से आगे बढ़कर एकता के दायरे तक पहुंचना बाकी था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत संसार के शमशान में प्रवेश किया। उसकी आकृति सैकड़ों कब्रों के बीच में प्रकट हुई। उसके सिर के ऊपर ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। रक्त ड्रैगन वास्तव में कई गुना बड़ा हो गया था और मूर्त रूप लेने लगा था। तोड़ना। जैसे ही असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, वह पुनः दहाड़ उठा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। पिछली लड़ाई में लगी चोटों का दर्द भी बढ़ने लगा। ब्लड ड्रैगन, आओ। रक्त ड्रैगन ने अर्जुन पर हमला किया और एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। उसका विशाल मुंह इस तरह खुला था मानो वह अर्जुन को निगल जाना चाहता हो। अब जब यह आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो अर्जुन की अभिव्यक्ति दहाड़ते हुए रुक गई। क्षेत्र बाधा टूट गई और अर्जुन एकता क्षेत्र में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दानतयान 100 गुना तक फैल गया हो। एकता क्षेत्र उन्नति, सफलता। शक्तिशाली आघात तरंगों ने संसार कब्रिस्तान को भर दिया। आघात तरंगों के शांत होने के बाद एक कब्र के पत्थर पर दरार के निशान दिखाई दिए।
अध्याय 388 चौंकाने वाली घटनाएं। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। विश्वविद्यालय के ऊपर रात्रि में आकाश में हलचल मच गई, काले बादल उमड़ आए और बिजली चमकने लगी। रक्त ड्रैगन प्रेत किसी समय गरजते बादलों के ऊपर दिखाई दिया था। उसका शरीर बादलों और बिजली के बीच उड़ रहा था, जिससे दृश्य और भी अविश्वसनीय लग रहा था। बिजली की ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। दहाड़, राजधानी के ऊपर आकाश में एक चौंकाने वाली ड्रैगन दहाड़ गूंजी और हजारों बिजली के बोल्ट आकाश से नीचे उतरे। वे सभी शिक्षकों के अपार्टमेंट में एक निश्चित इकाई की ओर चमक रहे थे। यदि ये तथ्य न होता कि अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र को झटका लगा होता। उसी समय जियांग परिवार के निवास में एक बूढ़ा आदमी सपने से जागा। वह बालकनी से छत पर एक कदम आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीछे रखे और दूर से गरजते बादलों और भयानक बिजली की चमक को देखा। उसके गंभीर चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था। इतनी तीव्र घटना, क्या ये हो सकता है कि किसी अद्वितीय विशेषज्ञ ने इसमें सफलता प्राप्त की हो? ऐसी घटना को सक्रिय करने के लिए किसी को किस स्तर की साधना करनी पड़ती है? स्वर्गीय दाव भी इस व्यक्ति के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुआक्सिया के प्राचीन मार्शल कलाकारों के लिए इस बिजली के संकट को ट्रिगर करना असंभव है। बूढ़े आदमी का दिल बेचैन हो गया। पिछली बार ऐसा कुछ दशकों पहले हुआ था। उसके बाद उनके पहले जन्मे बच्चे को कुनलुन पर्वत से एक विशेषज्ञ ले गया। हालांकि उसके सामने जो घटना घटी वह उस समय की घटना से कहीं बढ़कर थी। बूढ़े आदमी को अपने दिल में शक्तिहीनता का एहसास हुआ। अगर दूसरा पक्ष दुष्ट साधक हो तो यह सबसे अच्छा होगा। उसके जियांग परिवार को हर कीमत पर इस व्यक्ति को जीतना था। बूढ़े आदमी ने सोचना बंद कर दिया और तुरंत बिजली गिरने की दिशा में चल पड़ा। उसने अपना पजामा बदलने की भी जहमत नहीं उठाई। जब वह तेजी से आगे बढ़ रहा था तो पहली बिजली के पास ही एक और बिजली चमकी। यद्यपि यह बिजली का प्रकोप उसके बगल वाले प्रकोप जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह वास्तव में एक प्राचीन अक्षर में संघनित हो गया जिस पर लिखा था आरंभ। यह एक ऐसे व्यक्ति की शुरुआत थी जिसका वंश स्वर्ग को चुनौती देने वाला था और जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। आज क्या हो रहा है? एक अद्वितीय विशेषज्ञ और एक स्वर्ग विरोधी वंश वाला व्यक्ति, दोनों ही उभरकर सामने आए हैं। बूढ़े आदमी के कदम तेज और तेज होते गए और उसके पीछे हवा की आवाज जोर से सीटी बजाने लगी। हालांकि बिजली के संकट गायब होने पर वह जल्द ही अपना लक्ष्य खो बैठा। उसी समय लिन परिवार के निवास में स्वाभाविक रूप से इंद्रजीत लिन ने भी इस अजीब घटना को नोटिस किया था। वह आसमान की ओर देखता रहा और उसके दिल में वास्तव में बेचैनी का एक निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में दिख रही दो घटनाएं उसे किसी तरह डरा रही हों। गरजते बादलों के बीच खूनी ड्रैगन उसे ऐसे घूर रहा था मानो वह उसे खा जाना चाहता हो। ये घटनाएं, क्या ये वास्तव में मेरे लिए हैं? वह भौंचक्का रह गया और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कुनलुन पर्वतों में उसने जिन लोगों को मारा था उनमें से कुछ बदला लेने के लिए वापस आ गए हों? बेशक उसने नहीं सोचा था कि हुआक्सिया के उन बेकार लोगों से उसे कोई खतरा है। ये घटनाएं कुनलुन पर्वतों से आए साधकों के कारण हुई होंगी। काफी देर के बाद उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नरक में भेज दूंगा। कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी, सुबह 8 बजे। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। एकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके चारों ओर एक हल्की आभा थी और वह बता सकता था कि वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। यदि वह रक्तपिपासु वार, जलता हुआ आकाशीय तार या स्वर्ग विभाजक तलवार की पहली चाल भी चला ले तो उसकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होगी। एकता का क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ था और इसे पार करना अत्यंत कठिन था। कुनलुन पर्वतों में निम्न स्तर के साधक अपने पूरे जीवन में कभी भी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसने सोचा होगा कि हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व कुनलुन पर्वत की तुलना में बहुत कम होने के बावजूद उसकी साधना और सफलता की गति वास्तव में इतनी अधिक तेज थी। आत्मा को खोलने वाले क्षेत्र से एकता के क्षेत्र तक प्रगति करने में उन्हें केवल आधा वर्ष ही लगा था। मुझे लगता है कि कुनलुन पर्वतों में रहने वाले लोग मुझे देखकर इतने सदमे में आ जाएंगे कि उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। क्या वह आश्चर्यचकित होगी? अर्जुन के मन में एक सुंदर आकृति उभरी। ये ईशा थी, कुनलुन पर्वत की अद्वितीय प्रतिभा। 5 साल पहले वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में कुनलुन पर्वत में प्रवेश किया था। इस तथ्य के बावजूद कि हर कोई उससे घृणा करता था, उसने अनगिनत बार उसकी मदद की थी। हालांकि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए उसने कभी उसके पास नहीं गया और केवल चुपचाप उसकी दयालुता को अपने दिल में उकेर लिया। वह नहीं जानता था कि इरा ने उसके बारे में क्या बताया था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जहां उसकी मां आराम कर रही थी। कुछ घंटे पहले जब वह अंदर घुसा तो उसने स्वाभाविक रूप से उस कमरे से आध्यात्मिक ऊर्जा की गति को आते हुए देखा। मां साधना के मार्ग पर कदम रख चुकी हैं। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
आखिरकार उसने दूसरों से सीखा था कि उसकी माँ में स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा थी, लेकिन उसने हमेशा उसे विकसित करने से इनकार कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता के कारण इसमें बदलाव आया हो? जब अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी दरवाजा खुला और विमला बाहर आए। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसके चेहरे पर एक माँ जैसी मुस्कान आ गई। छोटे चेन, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या फ्रिज में कुछ खाना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बनाऊंगी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। माँ, मैं आपको खाने के लिए नीचे ले आता हूँ। मैंने 5 सालों से आपके साथ नाश्ता नहीं किया है। ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। विमला ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्जुन दरवाजा खोलने के लिए उठा और देखा कि विद्या थाली पकड़े हुए अंदर आ रही है। उसने विमला की तरफ देखा और शर्माते हुए कहा, आंटी, आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? मैंने अभी कुछ खाना बनाया है। क्या आप इसे आजमा कर देखना चाहेंगी कि इसका स्वाद ठीक है या नहीं? विमला और अर्जुन ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। इस बार विद्या ने बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया था। उसे डर था कि अर्जुन की माँ को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब उसने विमला से अपनी तारीफ सुनी तो उसका दिल शहद की तरह मीठा हो गया। उसने समय देखा। जयंत जोशी से मिलने का समय हो गया था। छोटे चेन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीदूंगा जिसे तुम बाद में खा सकोगे। माँ, मैं आपके साथ चलूंगा। चूंकि वे फिर से एक हो गए थे, इसलिए अर्जुन ने उसके साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। जहां तक उसके पिता का प्रश्न है, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसकी जांच के लिए किसी को भेजा। विमला ने जब सुना कि अर्जुन उसके साथ जाना चाहता है तो उसने अपना सिर हिला दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तुम उन्हें नहीं जानते। अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपना बैंक कार्ड उसे थमा दिया और उसका पासवर्ड तथा अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया। उन्होंने उससे कहा कि जब भी आवश्यकता हो वह उनसे संपर्क करे। हालांकि वह अभी अभी राजधानी में आया था, लेकिन अब वह काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अगर किसी ने उसकी माँ को परेशान करने की हिम्मत की तो वह उसे इस दुनिया से मिटा देगा। अध्याय 389 एकीकरण अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। विमला के जाने के बाद अर्जुन ने जुएमी पैलेस की यात्रा करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानने को उत्सुक था कि लू लिंगफेंग और राजवीर राणा ने डार्क हॉल और जुएमी पैलेस को कैसे एकीकृत किया था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो कॉल का अनुरोध प्राप्त हुआ। मीडिया ऐप। अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसके मुंह के कोनों में मुस्कान आ गई। उसने इस ऐप पर सिर्फ 3 लोगों को दोस्त के तौर पर जोड़ा था और सिर्फ सान्या और रोशनी ही वीडियो कॉल रिक्वेस्ट करने वाली थीं। भूत जेल से जुड़े मामलों की वजह से वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में था और इसलिए पिछले कुछ समय से उनसे संपर्क नहीं कर पाया था। उत्तर बटन दबाने के बाद अर्जुन ने देखा कि सान्या अपना फ़ोन पकड़े हुए है और गुस्सा होने का नाटक कर रही है। थोड़ी ही दूर पर रोशनी कुछ दस्तावेज पढ़ रही थी। छोटे चेन, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम हमसे बाहर किसी औरत को छिपा रहे हो? नहीं तो तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? हम दोनों को ही शक था कि तुम गायब हो गए हो। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ उसे अपने माता पिता के बारे में बताया। बेशक उसने ज्यादातर विवरण नहीं बताए। सान्या के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। तुम सच में अंकल और आंटी से मिले? आखिरकार वह वही थी जिसने अर्जुन के माता पिता का अंतिम संस्कार किया था। हालांकि बाद में उसे पता चला कि क्लाउड लेक मैनर की घटना में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन जब उसने सुना कि अर्जुन के माता पिता अचानक जीवित हो गए हैं तो उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। छोटे चेन, दरअसल मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था। हेवनली जस्टिस ग्रुप ने राजधानी के लिए हमारी विकास रणनीति पहले ही बना ली है और राजधानी में वानहे बिल्डिंग भी खरीद ली है। वानहे बिल्डिंग का नाम जल्द ही हेवनली जस्टिस बिल्डिंग रखा जाएगा और ग्रुप का मुख्यालय यहाँ लाया जाएगा। रोक्सू और मैं भी आ रहे हैं। क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? सान्या ने उत्साह से पलकें झपकाईं। छोटे चेन, मैं इन कुछ दिनों के दौरान रुक्सू के साथ सोऊंगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रोशनी ने अपना सिर उठाया और उसके हाथ से पेन का ढक्कन निकल गया। पेन की टोपी तेजी से घूमी। जैसे ही वह टकराने वाली थी, सान्या आगे बढ़ी और भूत की तरह उससे बच निकली। ये देखकर अर्जुन को यकीन हो गया कि उन दोनों ने साधना बंद नहीं की है। सान्या को डर था कि रोशनी नाराज हो जाएगी, इसलिए वह वीडियो कॉल जारी रहने तक रसोई में छिप गई। रसोई का कांच का दरवाजा बंद करके सान्या ने अपनी आकर्षक आंखें झपकाईं और धीरे से पूछा, छोटी चेन, क्या तुम्हें सच में उसकी याद आती है? मुझे। अर्जुन ने सिर हिलाया। सान्या अर्जुन को चिढ़ाना जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसे लिविंग रूम से रोशनी की आवाज़ सुनाई दी। उसने बेचैनी से कहा, छोटे चेन, नहाना याद रखना और बिस्तर पर मेरे बारे में सोचना। मैं अब और बात नहीं करूंगी, मुझे जाना है। वीडियो कॉल वहीं खत्म हो गई। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और सीधे विश्वविद्यालय के गेट की ओर चला गया। मेबेक पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी।
उस जगह जाओ जहां तुमने मुझे पिछली बार छोड़ा था। आधे घंटे बाद अर्जुन आसानी से उस कतार को पार कर विशाल हॉल में पहुंच गया। ज़ूमेई पैलेस के प्रवेश द्वार पर लगी विशाल पत्थर की मूर्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी जगह एक युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और आसमान में एक विशाल ड्रैगन की छवि को देख रहा था। ये डार्क हॉल का चिन्ह था। ऐसा लग रहा था कि राजवीर राणा और लू लिंगफेंग का एकीकरण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। अर्जुन ने आगे कुछ नहीं सोचा और महल के अंदर आगे बढ़ गया। नमस्कार हॉल मास्टर, ज़ूमेई पैलेस के 2 गार्डों ने सम्मानपूर्वक कहा। उनकी आंखों में भय भर गया। उस समय अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने ज़ूमेई पैलेस के सभी हत्यारों को कुचल दिया था और जानताओ और 4 बुजुर्गों को मार डाला था। ये देखना एक चौंकाने वाली बात थी और वे उस दृश्य को कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर जाने से पहले उसने एक तेज आवाज सुनी, नमस्कार हॉल मास्टर। इस समय ज़ूमेई पैलेस और डार्क हॉल के सभी विशेषज्ञों को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक पंक्ति में लगभग 100 लोग थे। सैकड़ों लोग एक साथ घुटनों के बल बैठे थे। जब उन्होंने अपनी आभा छोड़ी तो उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। ज़ूमेई पैलेस के विशेषज्ञों के सिर के ऊपर एक भ्रामक रक्त बाघ का निर्माण हुआ, जबकि डार्क हॉल के विशेषज्ञों के सिर के ऊपर एक भ्रामक काला ड्रैगन का निर्माण हुआ। काला ड्रैगन और रक्त बाघ केंद्र में एक साथ आए और जब वे आपस में लिपटे तो उनकी आभा आसमान में उड़ गई। यह एक भव्य दृश्य था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। इसे सुखद आश्चर्य कहा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एहसास हुआ कि ज़ूमेई पैलेस और डार्क हॉल के विशेषज्ञ उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अर्जुन हॉल के मध्य की ओर चला, जैसे कोई राजा सिंहासन पर चढ़ रहा हो। राजवीर राणा और लू लिंगफेंग पंक्तियों में सबसे आगे थे। उन्होंने ये दृश्य देखकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ज़ूमेई पैलेस और डार्क हॉल का एकीकरण निश्चित रूप से हुआक्सिया की मार्शल आर्ट दुनिया के परिदृश्य को बदलने वाला था, और अर्जुन उन्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब अर्जुन ऊंचे मंच पर पहुंचा तो वह बैठा नहीं, बल्कि भीड़ पर नजर घुमाता रहा। उठना, हाँ हॉल मास्टर। वे एक साथ खड़े हुए, मानो वे एक ही इकाई हों, गर्व से खड़े हुए। यह एक नई प्रमुख शक्ति के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। राजवीर राणा और लू लिंगफेंग खड़े हुए और एक कदम आगे बढ़े। हॉल मास्टर, क्या आप संतुष्ट हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और उन दोनों की ओर देखा। मैंने देखा कि सभी की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। क्या हो रहा है? राजवीर राणा ने बताया, हॉल मास्टर, मुझे अभी तक आपको इसके बारे में बताने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आज सुबह हमने महल के नीचे भूमिगत क्षेत्र में एक विशेष खनिज नस की खोज की। उस दरार से आध्यात्मिक ऊर्जा बहती थी और कई लोग इसकी वजह से इसे तोड़कर बाहर निकल आए। हमें उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने पहली बार इस जगह पर कदम रखा था तो उसने देखा था कि यहाँ का फेंग शुई थोड़ा अजीब है। मुख्य बात यह थी कि ज़ूमेई पैलेस इस उजाड़ जगह पर अपना मुख्यालय क्यों स्थापित करेगा। उसने सोचा था कि यह छिपने के उद्देश्य से है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ज़ूमेई पैलेस के नीचे निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर है। मुझे भी देखने के लिए ले आओ। हाँ हॉल मास्टर। उसी समय राजधानी की एक गली में आंटी जून का चाय घर। ये जगह बहुत ही सुनसान थी और चाय घर में सिर्फ 2 लोग थे, विमला और जयंत जोशी। ये बहुत ही शांत जगह थी। जयंत जोशी ने चाय की चुस्की ली और हल्के से कहा, बहन रोंग, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? आज जब मैं जियान परिवार के घर से निकल रहा था तो मैंने बूढ़े मालिक की गुस्से भरी आवाज़ सुनी। उसे लगता रहा कि उसकी बहन में कुछ अलग बात है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता पा रहा था। यह अनुभूति बहुत सूक्ष्म थी। विमला ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, इंद्रजीत लिन तियानझेंग को ले गया। मुझे तियानझेंग वापस चाहिए। साथ ही मैं इंद्रजीत लिन को मरवाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी और निर्णायक थी। अध्याय 390 ड्रैगन वेंट भाग 1। जयंत जोशी ने अभी अभी पी हुई चाय थूक दी। उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। अपने गीले कपड़ों को अनदेखा करते हुए उसने गंभीरता से कहा, बहन रोंग, क्या तुम पागल हो? पहले ध्रुव मल्होत्रा के लिए तुमने जियान परिवार से झगड़ा किया था और अपना भविष्य बर्बाद कर लिया था। अब तुम ध्रुव मल्होत्रा के लिए फिर से ऐसा करना चाहते हो। अब तुम्हारा जियान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि लिन परिवार कितना ताकतवर है? जियान परिवार तुम्हारे या तुम्हारे पति की खातिर कभी भी उनसे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठाएगा। जयंत जोशी हैरान और भयभीत थे। हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में लिन परिवार की ताकत बेहद भयानक थी। हालांकि वे तकनीकी रूप से जियान परिवार के बराबर थे और दोनों परिवार हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया के शिखर पर थे, अगर वास्तव में उनकी तुलना की जाए तो जियान परिवार अभी भी लिन परिवार से कमतर था। इसके अलावा इंद्रजीत लिन एक विशेष अस्तित्व थे, चाहे उनकी पहचान या ताकत कुछ भी हो। इंद्रजीत लिन को मार डालो। पूरे हुआक्सिया मार्शल आर्ट जगत में ऐसा करने या कहने का अधिकार किसे था? यहाँ तक कि हुआक्सिया के शीर्ष 3 मार्शल कलाकारों को भी इंद्रजीत लिन को छूने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। क्या उसकी बहन पागल हो गई है? विमला ने अपनी हत्या की मंशा छोड़ दी और मेज पर रखे चाय के कप हिलने लगे।
इंद्रजीत लिन ने हमारे पारिवारिक पुनर्मिलन को बर्बाद कर दिया है। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसे मरना ही होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चाय के प्याले टूट गए। ये दृश्य देखकर जयंत जोशी चौंक कर खड़े हो गए। उनकी पुतलियां फैल गईं और उन्होंने अविश्वसनीय रूप से पूछा, बहन रोंग, क्या तुम साधना के मार्ग पर कदम रख चुकी हो? और तुम उस साधना तकनीक की साधना कर रही हो जो बिग ब्रदर ने कुनलुन पर्वत से लाकर तुम्हें दी थी? वह आश्चर्यचकित क्यों न हो। वह अपनी बहन को किसी और से बेहतर जानता था। उसे खेती में जरा भी रुचि नहीं थी। उस समय उसके बड़े भाई ने कुनलुन पर्वत से एक अत्यंत शक्तिशाली साधना तकनीक निकाली थी और जियांग योरोंग से उसे याद करने और उसका अभ्यास करने को कहा था। अंत में विमला ने अत्यंत कीमती साधना तकनीक को जलाने से पहले केवल 10 मिनट तक इसे पढ़ा। बूढ़ा मालिक इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि विमला ने साधना की तकनीक याद कर ली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने साधना की, उसकी साधना का स्तर आसमान छू गया। हालांकि यह उसकी अपनी ताकत की तुलना में चिल्लाने लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन ये केवल एक रात थी। वह जानता था कि जियांग कियानरों का रक्त, वंश और जड़ें स्वर्ग को चुनौती देने वाली थीं, लेकिन ये बहुत भयानक था। जयंत जोशी, चाहे कुछ भी हो, मैं उस व्यक्ति को मरते हुए देखना चाहता हूँ। कोई मुझे नहीं रोकेगा। अगर जियांग परिवार मेरी मदद करने से इनकार करता है तो मैं खुद ही यह काम कर लूंगा। इसके अलावा क्या तुम मेरी मदद करने को तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें फिर से दूसरा भाई कहूंगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। विमला अत्यंत जिद्दी और दृढ़ निश्चयी थी। जयंत जोशी ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और अचानक महसूस किया कि माँ और बेटा एक जैसे हैं। जियांगन प्रांत में अर्जुन भी वैसा ही था, अत्यंत मजबूत, अहंकारी और जिद्दी। उन्हें तो ये भी लग रहा था कि माँ बेटे की यह जोड़ी राजधानी में जरूर बड़ी हलचल मचा देगी। जयंत जोशी शांत हो गए और काफी देर तक सोचते रहे। फिर पूछा, क्या अर्जुन को पता है कि इंद्रजीत लिन ध्रुव मल्होत्रा को ले गया है? विमला ने अपना सिर हिलाया और उसकी ठंडी आंखों में गर्मजोशी की झलक दिखाई दी। उसे नहीं पता। अब वह बहुत मजबूत है, लेकिन पिछली बार हमें बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फिर से जोखिम उठाए। मैं खुद पर भरोसा करना चाहता हूँ। जयंत जोशी ने विमला की ओर देखा और कहा, तुम्हारी यह हरकत सही है। मुझे अर्जुन में भयानक क्षमता दिखाई देती है। अगर वह कम उम्र में नहीं मरा तो वह वाकई हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ बन जाएगा। हालांकि उसके पास इंद्रजीत लिन को हराने का कोई मौका नहीं है और वह तुमसे भी ज्यादा आवेगी और जिद्दी है। कौन जानता है कि वह क्या चरम चीजें कर सकता है। ये कैसा रहेगा? मैं 2 काम करने में आपकी मदद करूंगा। सबसे पहले मैं पुराने मास्टर को आपसे मिलने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। अगर जियांग परिवार आगे आने को तैयार हो जाए तो यह और भी बेहतर होगा। दूसरा, मैं ध्रुव मल्होत्रा को बचाने का कोई तरीका सोचूंगा। विमला की आंखें लाल हो गईं, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, धन्यवाद दूसरे भाई। जब जयंत जोशी ने ये सुना तो वे मुस्कुराए। तब तो सब कुछ इसके लायक है। उसी समय अर्जुन ज़ुमेई पैलेस के भूमिगत क्षेत्र में पहुंचे। ज़ुमेई पैलेस के नीचे 3 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल अत्यंत विशाल थी। पहले स्तर पर ज़ुमेई पैलेस के हथियारों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार थे। पारंपरिक हथियार और आधुनिक हथियार थे। अर्जुन ने मिसाइलें और बड़े पैमाने पर युद्ध के हथियार भी खोज निकाले। दूसरा स्तर ज़ुमेई का खुफिया और डेटा एकत्रण केंद्र था, जबकि तीसरा स्तर सबसे रहस्यमय था, जिसमें एन्क्रिप्शन की 5 परतें थीं। प्रत्येक मंजिल पर दरवाजे भारी धातु से बने थे। अर्जुन ने 5 दरवाजे खोले और राजवीर राणा और लू लिंगफेंग को बाहर पहरा देने को कहा। अंदर घुसते ही उसे इस जगह में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान महसूस हुआ। हालांकि यह कमजोर था, लेकिन यह वास्तव में मौजूद था। अर्जुन को एक और दरवाजा दिखाई दिया। राजवीर राणा के अनुसार खनिज स्रोत इसी दरवाजे के पीछे था। उसने दरवाजा खोला और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अत्यंत शक्तिशाली लहर तुरंत बाहर निकली। आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और यहाँ तक कि उसकी साधना को भी थोड़ा आगे बढ़ने में मदद की। मूल रूप से, चूंकि उसने अभी अभी एकता क्षेत्र में कदम रखा था, वह एक प्रथम स्तरीय एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। हालांकि अब वह पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। जब उसने अंदर देखा तो उसे तुरंत एक लाल रंग की नस दिखाई दी। ये हुआक्सिया की ड्रैगन नसों में से एक है। अर्जुन को आश्चर्य क्यों न होता। ड्रैगन शिराएं साधकों और हुआक्सिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। ये भाग्य और नियति से संबंधित था। एक बार जब ड्रैगन शिरा नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती थी तो उसके आसपास के क्षेत्र का भाग्य प्रभावित होता था। हुआक्सिया में कुल 6 ड्रैगन नसें थीं। कुनलुन पर्वत की ड्रैगन नस, शिकिंग पर्वत की ड्रैगन नस, चांगबाई पर्वत की ड्रैगन नस, ताइहांग पर्वत की ड्रैगन नस और किनलिंग पर्वत की ड्रैगन नस। कुनलुन पर्वत सबसे पुराना पर्वत था और ड्रैगन शिराओं का स्रोत था। कुनलुन पर्वत खेती के लिए लोकप्रिय स्थान क्यों बन गया? ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके नीचे एक विशाल ड्रैगन शिरा थी। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा। इस समय अर्जुन की सांसें तेज हो गईं।
वह अंदर गया और उसे जलन होने लगी। उसके शरीर में मौजूद खूनी ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ और वह उसके शरीर से बाहर निकल आया। वह उत्साह और प्रत्याशा के साथ ड्रैगन की नस को देखने लगा। पूरे कमरे में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। रक्त ड्रैगन ने ड्रैगन शिरा की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा और उसका शरीर नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से फैल गया। हालांकि जब इसका विस्तार 2/3 हो गया तो ये रुक गया। अर्जुन ने आसपास घूमकर देखा कि ड्रैगन वेन उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, ये लगभग आधा एकड़ में फैली हुई थी। इसकी तुलना हुआक्सिया में मौजूद 6 ड्रैगन नसों से नहीं की जा सकती। फिर भी अगर इसके अस्तित्व की खबर लीक हो गई तो यह निश्चित रूप से हुआक्सिया के हर विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित करेगा और इसके स्वामित्व को लेकर एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। यदि वह यहाँ खेती करता तो उसकी प्रगति बहुत तेजी से होती। इस समय अर्जुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह जल्दी से क्रॉस लेग करके बैठ गया, इस ड्रैगन नस से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का इरादा रखते हुए। हालांकि जैसे ही वह बैठा, उसकी जेब में रखा काला पत्थर बाहर निकल आया। संसार कब्रिस्तान प्रकट हुआ। बेटे, इस ड्रैगन नस को संसार कब्रिस्तान में ले जाओ। एक बूढ़ी आवाज गूंजी। आवाज का लहजा बेहद गंभीर और चिंताजनक था। यह आवाज उस कब्र के पत्थर से आई जिसे सक्रिय किया जा सकता था। ये प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ तो बाहर निकलकर भागना भी चाहता था। अध्याय 391 ड्रैगन वेंट भाग 2। अर्जुन को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने संसार कब्रिस्तान पर एक नजर डाली और महसूस किया कि कब्र के पत्थर पागलों की तरह हिल रहे थे। संसार कब्रिस्तान से एक अत्यंत मजबूत चूषण बल आ रहा था, मानो वह ड्रैगन शिरा को अवशोषित करना चाहता था। वरिष्ठ, आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रैगन शिरा को संसार कब्रिस्तान में ले जाऊं? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। उसके सामने ड्रैगन की नस मूलतः जमीन का ही हिस्सा थी। अगर वह उसे हिलाना भी चाहता तो उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे हिला सके। इसके अलावा ड्रैगन की नस बहुत गर्म थी, लावा की तरह। अगर वह करीब जाता तो उसका शरीर पिघल जाता। वह उसे कैसे हिला सकता था? हाँ, हालांकि यह एक छोटी ड्रैगन नस है, लेकिन ये हमारी दिव्य आत्माओं के लिए बेहद फायदेमंद है। ड्रैगन नस की आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी आत्माओं को पोषण दे सकती है, संसार कब्रिस्तान से बुजुर्ग आवाज ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया। चूंकि यह ड्रैगन शिरा संसार कब्रिस्तान के लिए बेहद फायदेमंद थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे प्राप्त करने में मदद करेगा। आखिरकार यदि संसार कब्रिस्तान मजबूत हो गया तो वह भी मजबूत हो जाएगा। वरिष्ठ, मुझे ये कैसे करना चाहिए? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है और इंतजार करना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले पत्थर से वास्तव में चमकदार प्रकाश निकला, जिसने ड्रैगन शिरा को घेर लिया। भूमिगत क्षेत्र के पूरे तीसरे तल में तेज हवा के झोंके चल रहे थे। अर्जुन ने खुद को स्थिर करने के लिए तुरंत अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित किया। धीरे धीरे ड्रैगन नस वास्तव में बलपूर्वक बाहर खींच ली गई। यह अद्भुत था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन वेन ने किसी प्रकार की चेतना विकसित कर ली थी और दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया। एक छोटी सी ड्रैगन नस अभी भी संघर्ष करने की हिम्मत रखती है। तोड़ो! एक जोरदार चीख निकली और काला पत्थर अचानक से 2-4 फुट लंबे हाथों में बदल गया। हाथ फैल गए और ड्रैगन की नस को पकड़ लिया। ड्रैगन शिरा मूलतः गर्मी के विस्फोट के साथ फटना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय जम गई। संपूर्ण भूमिगत स्तर का तापमान 0 से नीचे चला गया। यहाँ क्या हो रहा था? क्या यही संसार कब्रिस्तान की असली शक्ति थी? ये बहुत भयानक था। अर्जुन असहाय होकर देखता रहा कि कैसे ड्रैगन शिरा को विशाल हाथों द्वारा संसार कब्रिस्तान में खींचा जा रहा था। भूमिगत आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक गायब हो गई, लेकिन संसार कब्रिस्तान के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा अब बेहद सघन थी। इस बार हम में से 100 लोगों को आपके भाग्य से लाभ हुआ है, जैसा कि संसार कब्रिस्तान द्वारा चुने गए व्यक्ति से अपेक्षित था। हालांकि संसार कब्रिस्तान में साधना करने से आपको भी बहुत लाभ होगा। उत्साह और संतुष्टि से भरी आवाज एक बार फिर गूंजी। वरिष्ठ, अगर यह ड्रैगन नस छीन ली गई तो क्या इससे राजधानी के भाग्य पर कोई असर पड़ेगा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। आवाज ने व्यंग्य किया, राजधानी का भाग्य? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये ड्रैगन नस राजधानी शहर से संबंधित नहीं है। इसे 1000 साल पहले यहाँ लाया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जगह 1000 साल पहले एक संप्रदाय होना चाहिए था। संप्रदाय कमजोर नहीं था, लेकिन समय के साथ ये भाग्य के आगे झुक गया और नष्ट हो गया। राजधानी शहर बस बाद के वर्षों में इस संप्रदाय के रम के पास बना था। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ भी मैं हुआक्सिया की 6 ड्रैगन नसों को नहीं लूट सकता। ठीक है, मेरी बातें बहुत हो गई। जब आप कब्र का पत्थर सक्रिय करेंगे तो हम फिर मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सब कुछ शांत हो गया। काला पत्थर धीरे धीरे अर्जुन की हथेली में आ गिरा। उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन भी बिना किसी हिचकिचाहट के संसार कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। ऐसा लग रहा था कि यह ड्रैगन वेन वाकई बहुत बढ़िया चीज है और इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह इसके जैसे और भी खजाने पा सकता है।
आखिरकार इस तरह के जितने ज्यादा खजाने होंगे उतना ही अच्छा होगा। अर्जुन मुख्य हॉल में लौट आया और लू लिंगफेंग, राजवीर राणा और डार्क हॉल और जुएमी पैलेस के कई विशेषज्ञों को पहली बैठक के लिए बुलाया। दोनों सेनाओं के बीच एकीकरण के बाद डार्क हॉल राजधानी की मार्शल आर्ट की दुनिया में मजबूती से पैर जमाने में सक्षम हो गया। लू लिंगफेंग और राजवीर राणा ने त्वरित एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ और दृढ़ता से बोला, आज से राजवीर राणा और लू लिंगफेंग डार्क हॉल के 2 संरक्षक होंगे। वे यहाँ की हर चीज के प्रभारी होंगे। हाँ हॉल मास्टर। वे दोनों बहुत खुश थे और एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखें वफादारी और खुशी से भरी हुई थीं। अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत होना बहुत अच्छा लगा। अर्जुन ने 50 गोलियां निकालकर बांट दीं। चाहे जो भी हो, इस बल की ताकत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। यद्यपि वह शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए अकेले जियांग परिवार और लिन परिवार का सामना करना आसान नहीं होगा। कभी कभी उसे विषम परिस्थितियों को बराबर करने के लिए संख्याओं की शक्ति की आवश्यकता होती थी। ऐसी भी चीजें थीं जिनमें दूसरे लोग उससे बेहतर थे। ये सब करने के बाद अर्जुन को कुछ सूझा। उसने संसार के कब्रिस्तान से एक तस्वीर निकाली और उसे मेज पर फैला दिया। ये पैटर्न कल उसकी याददाश्त के अनुसार बनाया गया था। ये भूत जेल से आए 2 बूढ़े लोगों की गर्दन पर बना टैटू था। यह एक लाल दरवाजे की तस्वीर थी जिस पर प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। ये प्रतीक निश्चित रूप से किसी महत्वपूर्ण बात का संकेत था। ज़ेंग तियानकी की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया, इसलिए यदि उसके पीछे का गुट कार्रवाई करता तो यह अर्जुन के लिए खतरा बन जाता। आखिरकार उसने भूत जेल को नष्ट करके कुछ लोगों को बहुत नाराज किया था। चाहे जो भी हो, उसे खतरे को जड़ से खत्म करना था। कम से कम उसे खतरे की पहचान करनी थी ताकि यह पता चल सके कि इससे कैसे निपटा जाए। उसने कुनलुन पर्वतों में ये पैटर्न पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ये शक्ति या तो कुनलुन पर्वतों में छिपी होगी या फिर कुनलुन पर्वतों और हुआक्सिया के बीच कोई विशेष संबंध होगा। क्या आपने ये पैटर्न देखा है? सभी ने उत्सुकता से उस पर बने पैटर्न को देखा और अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। हॉल मास्टर, यह एक दरवाज़ा होना चाहिए, है न? क्या ये राजधानी के किसी खास प्रांगण का लाल दरवाज़ा हो सकता है? ये दरवाज़ा बहुत अजीब है। मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मुख्य बात यह है कि अगर आप दरवाजे पर मौजूद पात्रों को बहुत देर तक घूरते हैं तो यह आपको असहज महसूस कराता है। सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की, लेकिन अर्जुन को जो उत्तर चाहिए था वह नहीं मिला। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने 2 लोगों के टैटू पर यह प्रतीक देखा। ये संभवतः एक निश्चित गुट का प्रतिनिधि है और संभवतः जुएमी पैलेस द्वारा इस्तेमाल किए गए बेर के फूल के निशान के समान पहचान उद्देश्यों को पूरा करता है। हर कोई प्रबुद्ध था, लेकिन किसी को भी इस लाल दरवाजे की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता था। जैसे ही अर्जुन तस्वीर को हटाने वाला था, एक बूढ़ा आदमी जो कोने में चुप था बोला, हॉल मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने आपका ये लाल दरवाजा पहले भी देखा है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, कहाँ? बूढ़े व्यक्ति ने बताया, कुछ साल पहले मुझे मार्शल आर्ट क्षेत्र में किसी की हत्या करने का मिशन सौंपा गया था। संयोग से मैंने इंद्रजीत लिन और राजधानी के एक शीर्ष विशेषज्ञ के बीच एक लड़ाई देखी। उस लड़ाई ने आधिकारिक तौर पर इंद्रजीत लिन को हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में दूसरे स्थान का विशेषज्ञ बना दिया। उस समय युद्ध ने हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि इंद्रजीत लिन के कपड़े फाड़ दिए गए थे। हालांकि मैंने इसे केवल थोड़ी देर के लिए देखा था, लेकिन उसकी छाती पर टैटू आपकी तस्वीर जैसा ही लग रहा था, हॉल मास्टर। हालांकि मुझे यकीन नहीं है। आखिरकार बहुत समय हो गया है। अर्जुन की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी और उसने शांति से उत्तर दिया, चाहे आप सही हो या नहीं, ये तो होना ही है कि इंद्रजीत लिन को मरना ही है। क्या आप जानते हैं कि राजधानी में लिन परिवार का निवास कहाँ है?